हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे होंगे। आशा करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं 2 दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, कोई कारण था, लेकिन आपको रोज़ हम निश्चित रूप से एक नए नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, जो आपके 12th एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो साथियों और मेरे प्रिय बच्चों, हमने आपको जो पिछले क्वेश्चन पढ़ाए थे वो कहाँ तक पढ़ाए थे वो ध्यान दीजिए। हमने आपको क्वेश्चन पढ़ाए थे 5 का वां खंड, जिसमें आपको खगोलीय दूरदर्शी के बारे में बताया गया था, लेकिन उसके आगे एक जो है अथवा का क्वेश्चन भी है जो सूक्ष्मदर्शी से संबंधित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। 5वां का अथवा। तो उत्तर नंबर आपका जो है 5वां का अथवा। 5वां के अथवा में क्या है हम आपको पढ़ के बताते हैं। इसमें लिखा है किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवदर्शक लेंस, 6.25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का नेत्र का लेंस एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर दूरी पर लगे हैं। वस्तु को अभिदर्शक से कितनी दूरी पर रखा जाए कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर पर बने। इसके लिए आवर्धन क्षमता भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको जो दिया है वो आपको हम बताते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है आपको सूक्ष्मदर्शी को जो अभिदर्शक लेंस है उसकी आपको फोकस दूरी है। तो अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी ये होती है आपकी एफओ, क्योंकि अभिदर्शक का अंग्रेजी होती है ऑब्जेक्टिव लेंस, इसलिए एफओ है। ये दिया है आपको 2 सेंटीमीटर। 2.0 का मतलब केवल 2 सेंटीमीटर ही ले लीजिए इसको। इसके बाद में आपका है नेत्रिका या अभिनेत्र लेंस। नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी एफई कहलाती है, क्योंकि इसकी इंग्लिश होती है आईपीस, इसलिए इसको एफई कहते हैं। और इसकी जो वैल्यू है 6.25 सेंटीमीटर है। ठीक है। और क्या दिया हुआ है, नेत्रिका लेंस एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, कौन कौन से, अभिदर्शक लेंस और नेत्रिका लेंस एक दूसरे की जो बीच की दूरी है 15 सेंटीमीटर है। अब चूंकि नेत्रिका और अभिदर्शक लेंस के बीच की दूरी है, इसका मतलब ये हुआ कि सूक्ष्मदर्शी की लंबाई तय रखी है। इसका अर्थ ये हुआ लेंसों के बीच लेंसों के बीच की दूरी या सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई ये आपको L बराबर दिया हुआ है कितना, 15 सेंटीमीटर। ठीक बात। और साथ में क्या दिया है, इसमें दिया हुआ है कि अंतिम प्रतिबिंब जो है स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर बनता है। अब आप देख रहे हैं जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है वो नेत्रिका के द्वारा बनता है, और वो नेत्रिका द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो नेत्रिका से लेफ्ट साइड में बनता है, इसलिए उसकी वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव होगी। अर्थात नेत्रिका द्वारा जो बने हुए प्रतिबिंब की स्थिति है वो VE कहलाएगी। वैसे तो भी होती है, लेकिन नेत्रिका से बन रहा है इसलिए VE कहेंगे उसे हम। तो VE बराबर क्या है, माइनस का 25 सेंटीमीटर है, ये आपको दिया। ठीक। और साथ में आपको निकालना क्या क्या है, निकालना ये है वस्तु को अभिदर्शक से कितनी दूरी पर रखा जाए, अर्थात अभिदर्शक लेंस से वस्तु की दूरी
आपकी यूओ कहलाती है, ये आपको निकालनी है। ठीक है, साथ में क्या निकालना हो, आवर्तन क्षमता भी निकालनी है, सूक्ष्म दर्शी की आवर्धन क्षमता, ये आपको निकालनी है एन। अब ध्यान दीजिए यहां पर अभ्यस्क से जो दूरी है वस्तु की ईओ, ये निकालना है हमें। इसको निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक तो बीओ चाहिए होगा और साथ में आपको एफओ चाहिए होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि एफओ को दे रखा है, हमारे पास क्या है, यूओ निकालने के लिए क्या है, बीओ नहीं है। तो क्या करेंगे, पहले हम बीओ निकालेंगे। बीओ कैसे निकालते हैं देखो, इसके लिए हमें दिया हुआ है यहाँ पर कि जो लंबाई है सूक्ष्मदर्शी की एल बराबर दे रखी है 15 सेंटीमीटर। सूक्ष्मदर्शी की लंबाई जो है वो होती है आपकी वीओ प्लस यूई बराबर 15। ये कब है, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बनता है, उस समय इसकी लंबाई इस तरह से करके हम सूत्र लगाते हैं। अब यहाँ पर हमने जो निरपेक्ष मान के लिए डंडे को लगा दिए, क्योंकि इसमें हमें क्या करना होता है, केवल इसकी जो है हमें मान रखना होता है, चिन्ह नहीं रखना होता है, क्योंकि हो सकता है इनमें कोई चिन्ह भी आए। क्योंकि अब ये होता कैसे, आपने कक्षा 8 में पढ़ा होगा, जैसे -5 का ये निरपेक्ष मान क्या होगा, +5, और +5 का भी निरपेक्ष मान क्या होगा आपका, भी +5 होगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसमें ये हम निरपेक्ष मान के लिए ये मापांक लगा देते हैं इस तरह से। तो अब देखिए यहाँ से क्या है, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। कैसे मानते हैं, देखिए यू का समीकरण 1। अगर हमें यहाँ पर यू का मान पता लग जाए तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, वी निकाल सकते हैं। और यू कैसे निकलेगा, यू निकलेगा आपसे एफ और वी के माध्यम से। तो यहाँ से हम सूत्र लगा देंगे इसका 1/Fe बराबर 1/Ve माइनस 1/Ue। यहाँ से वैल्यू रख दीजिए, 1/Fe की जो वैल्यू है वो 6.25 और 1/Be का मान है -25 माइनस 1/Ue। अब क्या होगा, इसको इसमें घटा दीजिए, 25 हो गए 100 और 25 25 625। ये माइनस का 1/25 को इधर ले आओ, तो 4/25 प्लस 1/25 बराबर हो गया माइनस का 1/UE। तो 4 1 5 हो गया। तो इस तरह से 5/25 बराबर हो गया माइनस का 1/UE। तो 5/5 5×5 25। इस तरह से जो UE का मान हमारा है वो माइनस के 5 आ। अब जो UE का मान है हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। तो वहां से क्या होगा, वीओ हमें प्राप्त हो जाएगा। यह मान समीकरण 1 में रखने तो क्या होगा, यहां से देखो, अब वीओ यहाँ पे चूंकि प्लस का है इसलिए इसको निरपेक्ष मान का क्या है, हम ये डंडे हटा देते हैं, अर्थात वीओ यहाँ देखिए -5 बराबर 15 है। तो ये माइनस को 4 प्लस को प्लस ही आएगा, तो +5 बराबर हो गया 15 है। तो वीओ बराबर 15 में से 5 घटा दीजिए तो 10 हो गया। ये आपका वीओ की वैल्यू आ गई। ठीक है, इतना आप यहाँ तक समझ लेंगे अच्छी तरह से। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है ये सूक्ष्मदर्शी का और खगोलीय दूरदर्शी का क्वेश्चन आना निश्चित है। एक न्यूमेरिकल आएगा तो दूसरा आपका थ्योरेटिकल आएगा, दोनों में से आना जरूरी। हो सकता है दोनों प्रकार से अंतर ही आ जाए। तो देख लीजिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट आगे इसके हम करते हैं। अब वीओ हमारे पास आ गया, वीओ और एफओ दोनों हमारे पास है, इसके माध्यम से हम यू को ज्ञात कर सकते हैं। तो ज्ञात कर लीजिए। बहुत ही आसान तरीके से हम इसे निकाल सकते हैं। आगे देखिए, तो यहां से फार्मूला लेस का लगा देंगे 1/F को 1/BO माइनस 1/
UO। तो क्या करेंगे, 1/FO की वैल्यू कितनी हमारे पास 2, VO की वैल्यू आपके पास 10 आ माइनस 1/UO। अब ये माइनस का 1/UO इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो 1/UO तो प्लस का हो गया 1/10, और प्लस का जाएगा तो माइनस का हो गया। इस तरह से 1/UO बराबर इसका एलसीएम होगा 10, तो 1 माइनस 2 पंजे 10 और 5 किससे गुणा कर दो, 5 एकम 5। तो इस तरह से आपका 1/UO बराबर आपका हो गया माइनस के 4/10। तो UO बराबर हो गया माइनस 10/4, अर्थात UO बराबर जो हो गया माइनस का 2.5 सेंटीमीटर। अब ये माइनस क्यों आया, क्योंकि जो वस्तु हमेशा जो है वो आदर्शक लेंस के बाईं ओर रखी जाती है, और बाईं ओर की सब तरह की माइनस की होती है, अर्थात वस्तु जो है 2.5 सेंटीमीटर दूरी पर कहाँ रखी जाएगी, आदर्शक लेंस के बाईं ओर। एक पार्ट आपका ये हो गया। दूसरा पार्ट आपका है सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बनता है, तो वहां पर जो आपका आवर्धन क्षमता का जो सूत्र होता है m बराबर BO/UO 1 + D/FE। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। सेकंड पार्ट इसका है आवर्धन क्षमता m बराबर VO/UO 1 + D/FE। यहां से वैल्यू रख दीजिए, तो m बराबर VO की वैल्यू 10, UO की वैल्यू ये है माइनस के 2.5, 1 प्लस D है आपका 25 और FE की वैल्यू है 6.25। 10 में हटा दीजिए, यहाँ से डबल 0 हो गया, इसका 4 गुना हो गया, 6 चौक 24, 25 चौक 25 हो गया, 4 हो गया। यहाँ से 5 हटा लीजिए, 0, 25 चौके 100, तो m बराबर माइनस के 4 गुणा 4 के 5, तो m बराबर जो हो गया माइनस का 20। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है आवर्धन क्षमता और अदृश्य लेंस से वस्तु की दूरी को ज्ञात कर लिया। स्टूडेंट समझ में आ गया अच्छी तरह से, इसको तैयार कर लें। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो 6 क्वेश्चन है उसकी तरफ। छठा क्वेश्चन क्या है, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। यह है आपका 6 क्वेश्चन। प्रकाश के ध्रुवण से आप क्या समझते हैं, दो पोलराइड A तथा B परस्पर लंबवत रखे हैं, इनके बीच एक तीसरा पोलराइड किस प्रकार रखा जाए कि B से निर्गत प्रकाश की तीव्रता A पर आपतित प्रकाश की तीव्रता से 1/32 हो जाए, ये कहना चाहते हैं इसमें। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है ये हम आपको बताते हैं। ध्रुवण के बारे में आपने पढ़ा होगा, हम आपको अच्छी तरह से बताते हैं ध्रुवण होता है, किस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। देखिए बड़ा आसान तरीके से। अब यहां पर देखें प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होता है, जब हम क्या करते हैं किसी साधारण प्रकाश को, या हम कह सकते हैं किसी प्रकाश तरंग को किसी टूरमरीन क्रिस्टल से उजाला जाता है, तो टूरमरीन क्रिस्टल से जब ये प्रकाश गुजरता है तो क्या होगा, या यूं कह सकते हैं कि जब ये तरंग इससे गुजरती है तो तरंग के जो कंपन है जो टूरमरीन क्रिस्टल की अक्ष के समांतर होते हैं वो क्या करते हैं उसके पार निकल जाते हैं, और बाकी के जो कंपन हैं वो उससे क्रिस्टल के द्वारा रोक लिए जाते हैं। इस प्रकार क्रिस्टल के द्वारा जो अवशोषण के बाद जो हमें प्रकाश प्राप्त होता है वो ध्रुवीय प्रकाश होता है। यूँ कह सकते हैं कि वो आपके ध्रुवीय तरंग है, और ऐसी तरंग को
समतल ध्रुवित तरंग कहा जाता है और इस घटना को क्या जाता है, प्रकाश का ध्रुवण कहा जाता है। अभी हम दो बातें आप कंफ्यूजन में होंगे कि आप एक तरफ तो प्रकाश कह रहे हैं, एक तरफ प्रकाश तरंग कह रहे हैं। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार ये क्लियर हो चुका है कि प्रकाश के प्रकार का ही क्या है, तरंग है। तो हम इसको तरंग के रूप में कह सकते हैं। एक बार फिर समझ लें, जब कोई प्रकाश की तरंग एक टूरमरीन क्रिस्टल से गुजारी जाती है तो क्या होता है, वो क्या होती है, उसमें बहुत सारे जो माध्यम के कण हैं वो कंपन करते हैं। अब उस ध्रुवण में जो कंपन टूरमरीन क्रिस्टल के अक्ष के समांतर होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, बाकी क्रिस्टल क्या कंपन जो हैं वो क्रिस्टल के द्वारा रोक लिए जाते हैं। तो इस प्रकार जो हमें बाद में तरंग प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, समतल ध्रुवित तरंग कहते हैं, और जो घटना होती है उसे हम कहते हैं प्रकाश का ध्रुव। तो कैसे होता है, देखो मैं आपको बता दूं चित्र के द्वारा। यहाँ पर साधारण प्रकाश है कोई, यहाँ दिया गया साधारण प्रकाश, और इससे क्या होते हैं, इस तरह से ये प्रकाश तरंगें या किरणें निकलती हैं जो विद्युत प्रकाश रूप के लंबवत होती हैं। यहाँ से एक टूरमरीन क्रिस्टल है, और इसकी ये अक्ष है, टूरमरीन क्रिस्टल है, इससे प्रकाश क्या है निकलता है बाहर की ओर, और इसकी ये अक्ष हो गई। तो जब प्रकाश से गुजरता है तो क्या होगा, इस तरह से ये जो लंबवत कंपन है, यानी कि इसके अक्ष के समांतर वही आर पार निकलते हैं, तो ये जो प्रकाश में प्राप्त होता है ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है इस तरह से। अब इसमें क्या है, एक न्यूमेरिकल भी लगा हुआ है। क्या न्यूमेरिकल लगा हुआ है, यहाँ पर दो पोलराइड है, यहाँ पर इस तरह से एक हमने अक्ष बना ली, बनाते हैं इसके लिए। दो पोलराइड है आपके, एक ये पोलराइड है और दूसरा पोलराइड भी इसके लंबवत रखा गया है, यानी कि ऐसा है, ये ऐसा रखा हुआ तो इसके लंबवत ऐसा रखा गया। तो इस तरह से क्या होगा, देखिए यहां से एक दूसरा पोलराइड इसके लंबवत रखा गया है इस तरह से, और ये इसकी क्या है, एक्सिस की डायरेक्शंस हैं इसमें, और ये भी इसे संचरण अक्ष कहा जाता है, या ध्रुवण अक्ष भी कह सकते हैं, संचरण अक्ष। ये आपका एक पोलराइड है, यहां से क्या हुआ, ये साधारण प्रकाश यहां से इस पर डाला जाता है, डालने के बाद इससे ये बाहर निकलेगा तो निश्चित रूप से आपको पता है इस तरह से जो प्राप्त होगा आपका ये ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में पोलराइड ए और पोलराइड बी के बीच में तीसरा पोलराइड सी, वो कहते हैं किस स्थिति में रखा जाए कि V से निकलने वाला जो प्रकाश है वो पहले वाली प्रकाश की आपकी तीव्रता है उसका 1/32 हो जाए। मान लीजिए प्रकाश की जो प्रारंभिक आपकी तीव्रता है I0 है, जब इससे बाहर निकलेगा तो तीव्रता इसकी आधी हो जाएगी। ये किसने बताया, मैंने से बताया। क्यों, क्योंकि इसके जो आधी कंपन है वो अक्ष के समांतर जो होते हैं वो तो बाहर निकल जाते हैं, बाकी रोक लिए जाते हैं। अर्थात ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब पहले पोलराइड से सामान्य प्रकाश गुजारा जाता है तो उससे जो प्रकाश निकलता है उसकी तीव्रता आधी हो जाती है। अर्थात यहां से पोलराइड
ए से निर्गत या निकलने वाले निर्गत प्रकाश की तीव्रता, इसे I1 कह सकते हैं, ये I0/2 है। I0 क्या है? ये आपकी साधारण प्रकाश की तीव्रता है, साधारण प्रकाश की प्रारंभिक तीव्रता है। इस तरह से हो गया। अब क्या होगा, यहां से जब ये निकल गया तो तीव्रता कितनी आई? I1 बराबर I0/2। अब क्या होगा, हमने मान लिया कि जो सी पोलराइड है वो इस AB पोलराइड की संचरण अक्ष से थीटा कोण बना रहा है। थीटा कोण बनाते हुए रखा गया, यानी इस तरह से रखा गया। ये इसकी क्या संचरण अक्ष हो गई, इसको हम A1 B1 कह सकते हैं। और इस तरह से इसकी जो संचरण अक्ष क्या है, थीटा कोण बना रहा है। ठीक बात। जब ये थीटा कोण बना रहा है तो माइनस के नियम से क्या होता है, I बराबर I0 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, अर्थात इससे भी जो प्रकाश इस पे पड़ेगा तो इससे गुजरेगा बाहर की ओर, बाहर की ओर निर्गत होगा। तो कैसे होगा, इसकी तीव्रता सपोज दैट हमने I2 मान ली, तो ये हो जाएगा I1 cos स्क्वायर थीटा। यहां पर देखिए ये जो पोलराइड V है वो एक के साथ लंबवत है, अर्थात यहां से जो इसकी संचरण अक्ष से कोण बनेगा वो 90 माइनस थीटा बनेगा। इसको हम A2 B2 कह सकते हैं। ठीक है, इससे जो प्रकाश निकलेगा अर्थात अंत में I3 जो निकलेगा वो होगा I2 cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो ये आप चित्र अच्छी तरह समझ गए होंगे। यहाँ पर ये तो हो गया पोलराइड ए से निकलने वाले प्रकाश की। फर्स्ट पार्ट इसका क्या है, अब किससे निकलेगा, पोलराइड सी से। तो हम इसे मानना पड़ेगा कि लैंग्वेज लिख लेते हैं, माना पोलराइड सी को पोलराइड ए की संचरण अक्ष से थीटा कोण पर रखा जाता है। तो सी से निर्गत प्रकाश की तीव्रता माइनस के नियम से, माइनस के नियम से क्या हो जाएगा, ये I2 बराबर हो जाएगा I1 cos स्क्वायर थीटा। अब आप देख रहे हैं प्रकाश निकलेगा, तो हम ये बात पहले बता चुके हैं कि जब किसी पोलराइड पर प्रकाश गिरता है तो वही वेक्टर के कंपन बाहर निकलते हैं। और किस डायरेक्शन में निकलते हैं, जिस तरह कोई अक्ष होती है। अब यहाँ पे संचरण अक्ष जो है उसकी A1 B1 क्या है, और इस तरह डायरेक्शन में है, तो जो वेक्टर निकलेंगे बाहर को वो इस तरह डायरेक्शन में ही निकलेंगे बाहर की ओर। ठीक है, समझ गया। तो यहाँ से हो गया। अब I1 की वैल्यू रख दीजिए यहाँ से I0/2 cos स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा, पोलराइड V से निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाएगी, पोलराइड V से निर्गत प्रकाश की तीव्रता, ये आपकी हो जाएगी I3 बराबर क्या हो जाएगा, I2 cos स्क्वायर एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। I2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, I0/2 cos स्क्वायर थीटा। और ये cos स्क्वायर थीटा 90 माइनस थीटा है। cos 90 माइनस थीटा जो है वो sin थीटा के बराबर होता है, अर्थात ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। ठीक बात, ये आपको प्राप्त हो गया। उधर आपको दिया हुआ पहले से ही क्या दिया हुआ है कि पहले वाले की जो तीव्रता है उससे क्या है
ये बी से जब निकलेगा प्रकाश तब उसकी 1/32 हो जाती है। अर्थात आपको दिया है I3 बराबर I0/32। अभी I3 का मान कहाँ है आप लीजिए, तो I0/32 बराबर क्या हो जाएगा, I0/2 cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ से I0 से I0 कट गया, एक बचा यहाँ 16 आ गया, अर्थात यहाँ आपका हो जाएगा 1/16 बराबर, यहाँ क्या हो गया, इसको सीधा करके लिख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका वर्गमूल ले लीजिए, वर्गमूल लेंगे तो क्या होगा, 1/16 का वर्गमूल क्या होगा 1/4, इधर क्या होगी घात खत्म हो जाएगी, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यहाँ से आ गया। अब हम क्या करते हैं, इस कोण का मान अभी निकाल नहीं सकते, क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ कोई फार्मूला नहीं बन रहा, ना ही सिंगल कोण आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको फार्मूला बना लेते हैं, 2 से गुणा भाग कर लेंगे, इसका 2 यहाँ ले आएंगे और ये इसका डेरिवेटिव कर लेंगे, 1/4 तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे में तो 2 से इसे काट, ये कौन इसका सूत्र बन गया, साइन 2 थीटा का सूत्र बन गया यहाँ से, तो ये हो गया आपका 1/2 बराबर साइन 2 थीटा। अब साइन कितने का मान 1/2 होता है, साइन 30 का मान होता है, तो साइन 30 अंश बराबर साइन 2 थीटा, थीटा थीटा है छोड़ दीजिए तो आपका सॉरी साइन छोड़ दीजिए तो 2 थीटा बराबर आपका क्या होगा 30, तो थीटा बराबर होगा 30/2, अर्थात थीटा हो गया या 90 माइनस कितना, थीटा यहाँ दिया हुआ है तो इसको ऐसे ही कर सकते हैं 15, ये हो गया आपका 75 अंश। तो यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है 15 अंश या 75 अंश हो जाएगी, अर्थात जो आपका कोलाइड सी है वो पहले के साथ 15 अंश के कोण पर ऊपर से या फिर 75 अंश यहाँ से नीचे से इसको हम रख सकते हैं। शायद आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बिना देर किए हुए, इसी का अथवा दिया हुआ है। अथवा क्या होता है, देखिए अथवा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसका अथवा में हाइगेंस का एक सवाल दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। डियर स्टूडेंट्स, डेली इस क्लास को लीजिए और मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करता हूँ कि कम से कम 24 तक सेट करा दें, और इसके बाद फिर हम बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन वो भी चलाएंगे इसके साथ साथ। इसका अथवा है 6 का अथवा, उत्तर 6 का अथवा, 6 का अथवा क्या है दिया हुआ, हाइगेंस के द्वितीय तरंगाओं का सिद्धांत, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है, पहले तो द्वितीय तरंगिकाएं समझ लीजिए क्या है। जो ये प्रकाश स्रोत है यहां से मान लीजिए, इससे प्रकाश क्या होगा निकलेगा, और आगे माध्यम में कण होते हैं। जब क्या होता है, ये प्रकाश जो है इसी माध्यम में चलता है तो वो माध्यम के कणों से टकराता है, टकराने के बाद जैसे मान लीजिए यहाँ पे है तो उससे भी क्या करेंगे, इस तरह से ही प्रकाश निकलेंगे, अर्थात यहाँ से इससे तरंगें निकलेंगी। आपको पता प्रकाश तरंग है तो जब ये प्रकाश जो है क्या करते हैं, किसी अन्य माध्यम के कण पर टकराता है तो उससे भी क्या है समान तीव्रता की क्या करती हैं, यहां से प्रकाश तरंगें उत्सर्जित होती है। इस कण को जो इसके कारण चमक रहा है इसे नया प्रकाश स्रोत कह सकते हैं, और इससे निकलने वाली जो तरंगाएं हैं उसे हम द्वितीय तरंगाएं कहते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, एक रेत का कण है, अगर उस पर हम प्रकाश डालते तो चमकता है, प्रकाश किरणें उससे निकलती हैं।
ठीक इसी तरह से घटना यहाँ पर होती है कि प्रकाश जब माध्यम में चलता है तो माध्यम के कणों से टकराता है, तो जिस पे टकराएगा वो क्या करता है, पहले स्रोत जैसे ही क्या करता है, तरंगिकाएं उत्सर्जित करता है। इन तरंगिकाओं को द्वितीय तरंगिकाएं कहते हैं, ठीक बात। और ये तरंगिकाएं क्या होती हैं, प्रकाश की चाल से ही आगे की ओर चलती हैं। जब ये नए प्रकाश को कार्य करेगा तो निश्चित रूप से ये जो है पहली तरंगिकाओं की जैसा ही व्यवहार करेगा, अर्थात इनकी भी प्रकाश जो सज्जित होगा वो प्राथमिक तरंगिकाओं के चाल के बराबर ही होगा। एक तो ये बात। दूसरी बात यह है ये तरंगिकाएं जब निकलती हैं तो इस तरह से चलती है, विभिन्न प्रकाश होते हैं इस तरह से। अगर हम क्या करते हैं, यहां पर एक कण है, ये कण है, इनसे टकराए तो क्या होगा, इनके चारों ओर हम क्या करते हैं, इस तरह से एनवलप खींच देते हैं, इस तरह से। पहले जगह से बनाते हैं। तो क्या करते हैं, इनसे जो आपका स्पर्श रेखी को पृष्ठ खींचा जा रहा है, ये आपका द्वितीय तरंगाग्र कहलाता है, जिसकी व्याख्या जो है किससे की जा सकती है, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से की जा सकती है। परंतु ये जो आपका प्राथमिक तरंगाग्र है, इसकी व्याख्या करने में ये जो है हाइगेंस के तरंग सिद्धांत असफल है। तो ये तो आपका द्वितीय तरंगाओं का सिद्धांत है। अब इसके साथ ही इसमें न्यूमेरिकल दिया हुआ है, 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग का एक बड़ी प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच की सतह पर आपतित होता है। इसमें निम्नलिखित में प्रत्येक की तरंगदैर्घ्य एवं चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ से क्या क्या दिया है, एक बड़ी प्रकाश स्रोत की आपको तरंगदैर्घ्य दिया हुआ है। तो देखिए किस तरह से इसी में क्वेश्चन लगा हुआ है इसका। तो तरंगदैर्घ्य रखी है, तरंगदैर्घ्य लैम्डा आपको दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। प्रकाश वायु से इतने कांच की सतह पर आपतित होता है, अपवर्तनांक दिया है, n बराबर आपको दिया है 1.5, और क्या दिया है, इसमें निम्नलिखित में प्रत्येक की तरंगदैर्घ्य एवं चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो जब प्रकाश जो है दो कंडीशन में चलता है, एक तो अपवर्तन की स्थिति में, दूसरा आपका परावर्तन की स्थिति में, दोनों चीजें यहां ध्यान रखिए। तो पहले हम अपवर्तित प्रकाश के बारे में लिखते हैं। अपवर्तित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ये लैम्डा डैश मान लीजिए सपोज, ये आपको निकालना है। हमें अच्छी तरह से पता है क्योंकि फार्मूला हम जानते हैं, क्या जानते हैं, n बराबर होता है साइन आई बटे साइन आर, इसे हम d1 बटे d2 कह सकते हैं, लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2 भी कह सकते हैं, और साथ में इस n की जगह पर हम n2 बटे n1 भी कह सकते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो आपका तरंगदैर्घ्य है, यहाँ पर लैम्डा 1 है, यहाँ क्या है, यानी कि n, ठीक है, देख रहे हैं, यहाँ पर n2 है, यहाँ पर नीचे लैम्डा 2 है। इसका मतलब क्या हुआ, अपवर्तनांक जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात जब प्रकाश किसी भी माध्यम में प्रवेश करता है तो अपवर्तन के पश्चात उसकी तरंगदैर्घ्य निश्चित रूप से उसकी कम हो जाती है। यह हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूले के द्वारा। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, लैम्डा डैश बराबर हो जाएगा लैम्डा अपॉन में n। तो क्या होगा, लैम्डा की वैल्यू 6000 और बटे में n की वैल्यू है 1.5, 10 में उठा के 0 बढ़ा लो, 15 चौके 60, 4000 एंगस्ट्रॉम
इसकी तरंगदैर्ध्य ध्यान रखना है। ठीक है, अपवर्तन की स्थिति में क्या क्या पूछ रहे थे, तरंगदैर्ध्य और चाल। ठीक है, चाल भी निकाल लेते हैं यहां से। ये तो आपकी तरंगदैर्ध्य होगी, चाल क्या होगी, चाल v बराबर c अपॉन n, c अपॉन n। ये कहां से आ गया, क्योंकि हम जानते हैं n बराबर क्या होता है, c बटे v। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसकी चाल याद कर सकते हैं। तो c की वैल्यू 3 गुणा c घात 8 और बटे में n का मान है 1.5, 15 दूनी 30। इस तरह से क्या होगा, 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड क्या होगी, इसकी आपकी चाल आ गई यहां से। ये तो आपका तरंगदैर्ध्य भी आ गया और चाल भी आपकी आ गई। इसके बाद हम देखते हैं इसमें देखिए, ये आप समझ लो अच्छी तरह से। इसको हम एक तरह से ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि यहां से नहीं, ठीक है, इसी तरह से आगे हम क्या कर सकते हैं, इसकी चाल। तो ये आपकी चाल पता लग गई, से ये तो उनके आवर्ती प्रकाश के लिए। परावर्तित प्रकाश में क्या क्या होगा, देखिए, परावर्तित प्रकाश के लिए क्या होगा, मैं आपको बता दूं। सेकंड पार्ट है परावर्तित प्रकाश के लिए। परावर्तित प्रकाश के लिए क्या होगा, यहां से इसमें दे रखा है कि इसकी प्रत्येक की तरंगदैर्ध्य एवं चाल आप बताइए। तो परावर्तन में आप क्या जानते हैं, परावर्तन में चूंकि माध्यम चेंज होता नहीं, जब माध्यम चेंज नहीं होगा तो उसका तरंगदैर्ध्य भी चेंज नहीं होगा और ना ही चाल चेंज होगी। ये तो घटना केवल अपवर्तन में होता है। तो यहां से क्या हुआ, परावर्तन की स्थिति में लैम्डा डैश का मान भी 6000 एंगस्ट्रॉम रहेगा और जो चाल है आपकी वो भी आपकी 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड की ही रहेगी। ये बात श्योर, क्यों, क्योंकि माध्यम चेंज नहीं हो रहा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया अच्छी तरह से। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसमें दिया हुआ है 7 क्वेश्चन क्या है, देखो। उत्तर 7 में क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों का उल्लेख कीजिए। आई तीव्रता तथा न्यू आवृत्ति का प्रकाश W कार्यफलन वाले धातु के पृष्ठ पर पड़ता है। प्रकाश विद्युत धारा तथा फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गति ऊर्जा का मान किस प्रकार परिवर्तित होगा, जबकि आपतित प्रकाश की तीव्रता समान है, आवृत्तियां भिन्न भिन्न हैं। और क्या है, आवृत्ति समान है और तीव्रताएं भिन्न भिन्न हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों की। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम, देखिए, सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है आप पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से कि जब कोई प्रकाश किसी धातु के सतह पर गिरता है तो उस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को प्रकाश का विद्युत प्रभाव कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उन्हें प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटॉन कहते हैं। अब इसके नियम क्या है, किस किस कंडीशन में जो आपके प्रकाश इलेक्ट्रॉन हैं वो उत्सर्जित होंगे। देखिए, पहला क्या है, पहला इसका है कि जो प्रकाश की तीव्रता है, प्रकाश
इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिख लो, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या अनुपाती होती है प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, यानी कि उससे प्रकाश इलेक्ट्रॉन कितने ज्यादा उत्सर्जित होंगे, ये डिपेंड करता है प्रकाश की तीव्रता पर, कि वो प्रकाश कितना तीव्र है। अगर प्रकाश तीव्र है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा उत्सर्जित होंगे, और उसकी तीव्रता कम है तो इलेक्ट्रॉन कम उत्सर्जित होंगे। तो पहला नियम ये हो गया, इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर है वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। ठीक बात। और दूसरा नियम इसका क्या है? दूसरा नियम ये है, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गति ऊर्जा, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, ये किस पर डिपेंड करती है? ये आवृत्ति पर, अनुक्रमणपाती होती है किसके? आवृत्ति पर। जो प्रकाश की आवृत्ति है उसके लिए अनुक्रमणपाती होती है। प्रकाश की आवृत्ति जितनी ज्यादा होगी उतना ही क्या होगा, इसकी जो गति ऊर्जा है वो अधिकतम होगी। दूसरी बात ये हो गई पूरी। अब तीसरी बात क्या है इसमें? तीसरी बात ये है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन कौन सी कंडीशन में उत्सर्जित हो सकते हैं। ऐसी कम से कम कितना प्रकाश डालें उस पर, या कितनी तीव्रता का प्रकाश डालें कि वो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगे। उसके लिए क्या है, एक देहली आवृत्ति होती है। देहली आवृत्ति क्या है? देहली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित नहीं हो सकते, उसकी देहली आवृत्ति कहलाती है। अर्थात अगर देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति है प्रकाश की तो इलेक्ट्रॉन वहां से उत्सर्जित नहीं होंगे। ये तीसरी कंडीशन है इसके। ये तीन नियम इसके हुए, आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अब हम बात करते हैं इसमें आगे एक पार्ट और जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा है इसमें? इसमें जुड़ा हुआ है कि तीव्रता और आवृत्ति, कार्यफलन, ये सब दिए हुए हैं। तो प्रकाश विद्युत धारा और फोटॉनों की अधिकतम ऊर्जा का मान किस प्रकार से परिवर्तित होता है? प्रकाश विद्युत धारा, प्रकाश विद्युत धारा आई और अधिकतम गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा ई के कह सकते हो आप। ये जो है किस प्रकार से प्रभावित आई और ई के होंगे, कब? पहली कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये कह रहे हैं कि तीव्रता समान तथा आवृत्तियां भिन्न भिन्न। तीव्रता समान, आवृत्तियां भिन्न भिन्न। दूसरे कंडीशन क्या कर रहे हैं? आवृत्तियां समान और तीव्रताएं भिन्न भिन्न। आवृत्तियां समान, तीव्रताएं कैसी हो? भिन्न भिन्न हो। अब आप समझ लीजिए यहाँ पर विद्युत धारा और ई के दोनों के बारे में। आपको पता है कि जो विद्युत धारा होती है प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, अर्थात उसकी तीव्रता पर निर्भर करती है। यहाँ पर तीव्रता समान है, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी जो विद्युत धारा भी समान होगी। तीव्रता समान होने पर आवृत्तियां भिन्न भिन्न, आवृत्तियां भिन्न भिन्न होने पर क्या हुआ, जो अधिकतम गति ऊर्जा है वो भी भिन्न भिन्न होगी। आवृत्ति पर जो विद्युत धारा है वो डिपेंड नहीं करती है। यहाँ पे अब आगे देखिए, दूसरा पार्ट है इसके, आवृत्तियां समान है और तीव्रताएं भिन्न भिन्न है। आवृत्ति समान है और आवृत्ति पर कौन डिपेंड करता है? गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा भी समान होगी क्योंकि उसकी आवृत्तियां समान है। तीव्रताएं भिन्न भिन्न, तीव्रताएं जब भिन्न भिन्न होगी तो उसकी धारा क्या होगी, भी भिन्न भिन्न होगी। गतिज ऊर्जा इसकी तीव्रताओं पर निर्भर नहीं करती है। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको।
अब हम बात करते हैं, इसका एक अथवा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा। अथवा दिया हुआ है। अथवा में क्या कर रखा है? अथवा में दिया हुआ है द्रव्य तरंगें क्या होती हैं, ये यांत्रिक तरंगों तथा विद्युत चुंबकीय तरंगों से किस प्रकार भिन्न होती है। तो देखिए ध्यान से, द्रव्य तरंगें क्या है? द्रव्य तरंगें या इन्हें हम द्विब्रागली तरंगें भी कहते हैं। द्विब्रागली कह लो या द्विब्रागली कह लो, द्विब्रागली तरंगें भी कहते हैं। अब होता क्या है, जब कोई कण, या ये कह सकते हैं जब कोई द्रव्य कण, जैसे कौन कौन सा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि, जब द्रव्य कण इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन क्या होते हैं, गतिमान होते हैं, तो उनके साथ क्या है, एक तरंग भी गतिमान करती है, अर्थात उनके साथ एक तरंग संबद्ध होती है जिसे हम द्रव्य तरंग कहते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए, जब कोई द्रव्य कण इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन गतिमान होते हैं तो उनके साथ एक तरंग संबद्ध होती है जिसे हम क्या कहते हैं, द्रव्य तरंग या द्विब्रागली तरंग कहते हैं। अब इसमें कहा गया है कि यांत्रिक तरंगों तथा विद्युत चुंबकीय तरंगों से किस प्रकार भिन्न होती है। यांत्रिक तरंगें देख लीजिए, यांत्रिक तरंगें, यांत्रिक तरंगें क्या होती हैं? यांत्रिक तरंगें जो हैं, इनको जो है चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, उत्पन्न होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यांत्रिक तरंगें आप जानते हैं अच्छी तरह से, अगर हम किसी तालाब में क्या करते हैं, पत्थर डालते हैं, तो आपने देखा उसमें एक विक्षोभ उत्पन्न होता है, वो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे भी चलता है और आगे भी बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इसका अर्थ ये हो गया कि उसमें दो प्रकार की तरंगें उत्पन्न हो रही हैं। कुछ तरंगें ऐसी हैं जो उसको ऊपर नीचे, जो माध्यम के कण हैं वो कंपन कराती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो तरंग के चलने की दिशा में उसके माध्यम के कण कंपन करते हैं। जबकि विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगें, विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यह हमेशा प्रकाश के वेग से ही चलती है और ये जो है दोलन कंपनदर्शी या विद्युत क्षेत्र के कंपन से उत्पन्न होती है। तो ये आपको इसमें दोनों अंतर। अब इसमें एक न्यूमेरिकल भी लगा हुआ है। क्या न्यूमेरिकल इसका है? हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों 0.5 एंगस्ट्रॉम की त्रिज्या की कक्षा में 2.2 गुणा 6 मीटर पर सेकेंड की चाल से चक्कर लगाता है। इसके समतुल्य विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ, आपको देख लीजिए, एक कक्षा की त्रिज्या दे रखी है, इसमें आपको दिया हुआ कक्षा की त्रिज्या। कक्षा की त्रिज्या क्या है? कक्षा की त्रिज्या स्मॉल r बराबर, ये दिया हुआ है आपको कितना है, 0.5 एंगस्ट्रॉम, 0.5 एंगस्ट्रॉम। इसको चेंज कर सकते हैं आप, 0.5 गुणा 10 की घात -10 मीटर, क्योंकि ये एंगस्ट्रॉम है, इसकी घात -10 मीटर होते हैं, आप ये जानते हैं अच्छी तरह से। इसके बाद इसकी इलेक्ट्रॉन की जो चाल है वो दे रखी है। इलेक्ट्रॉन की चाल v बराबर, ये दिया हुआ है 2.2 गुणा 10 की घात 6 मीटर पर सेकेंड, ये चाल दे रखी है। अब आपको निकालना क्या है, इसके समतुल्य विद्युत धारा का मान निकालना। विद्युत धारा आपको I निकालनी है, ठीक है। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं, जब ये चक्कर लगाएगा तो एक चक्कर में जो समय लगता है उस समय को हम आवर्त काल कहते हैं।
वो कैपिटल टी होता है, और एक चक्कर में चली गई दूरी जो है वो आपकी प्रति के बराबर होती है। अर्थात यहां से जो विद्युत धारा का सूत्र आपका क्या है, I बराबर Q बटे टी। इस मार्किंग में आकर कैपिटल टी लेते हैं, यहाँ पर टी यहाँ पर क्या है, आवर्तकाल है, और Q इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या हो जाएगा, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश Q बराबर 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ कूलम। ये ऋणात्मक होता है, लेकिन जब सवाल निकालते हैं तो वहां पर प्लस की वैल्यू रखी जाती है, केवल उसका नेचर है नेगेटिव, लेकिन वैल्यू यहाँ पर प्लस रखी जाएगी। अब ये Q का मान तुम्हारे पास आ गया, कैपिटल टी कहाँ से आएगा, कैपिटल टी के लिए क्या है, देखो समय बराबर दूरी बटे 4, यानी कैपिटल टी समय हो गया, दूरी एक चक्कर में चलेगी दूरी आपकी परिधि के बराबर 2πr, और 4 आपका b दिया हुआ है। ठीक, यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये वैल्यू यहां रख दीजिए पहले, तो I बराबर क्या हो जाएगा, यहां से I बराबर आपका हो गया Q की वैल्यू बाद में रखेंगे, T का मान रख देंगे 2πr, और जी जो 20 के बटे में आएगा वो उसको ऊपर ले जाएंगे। अब इसकी वैल्यू रखना शुरू करिए, Q की वैल्यू आपके है 1.6 × 10⁻⁻⁹, और V की वैल्यू है 2.2 × 10⁶ बटे में 2 गुणा पाई का मान 22/7। ये जो बटे के साथ हैं इसको हम क्या करते हैं, ऊपर ले जाते हैं, यहाँ से हटा दीजिए, 7 यहाँ ले गए हैं। अब क्या हुआ, गुणा R का मान, R की वैल्यू दे रखी है 0.5 × 10⁻⁻10। तो देखो इसके पॉइंट टू पॉइंट कट गया, ठीक, 22 से 22 कट गया। अब क्या करेंगे, 2 से काट दो, 2 8 16, 0.8। तो इस तरह से I बराबर क्या हुआ, 0.8 अपान में 5 नीचे बचे, ठीक है। अच्छा, और गुणा में क्या होगा, देखो ऊपर 10 की घात कितनी, अभी 7 भी तो बचा ना, हाँ 7 बचा, गुणा में 7 गुणा 10 की घात -19 है, और प्लस की 6 बन जाएंगे, 10 की घात -13 बचे, और ये माइनस के ऊपर जाएंगे तो 10 हो गए प्लस के, ठीक है। तो यहाँ से 8 7 56, 5.6 अपान में 5 गुणा 10 की घात कितना बचेगा, यहाँ से 10 की घात हो गया -3, इसको भाग दे दीजिए, तो 5 × 5 5 × 5 5 दूनी 10, 10 की घात -3 ये एम्पियर, या इसको हम 1.12 मिली एम्पियर भी कह सकते हो। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए आपकी जो ऊर्जा है कक्षा में किस तरह से ज्ञात करनी है, ये हमने आपको बता दिया। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही पर्याप्त, और हम नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। आप लोग, ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल को देखें, नए हों, वो इसको सब्सक्राइब करें और इसे देखें जरूर, एक बार जरूर देखें, ताकि आपको पता लगेगा कि इसमें क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है। आपको शायद मेरा मेथड बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद सभी को, अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं।